बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें मेरे पास। पहली खबर GSU के मुतल्लिक है, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के मुतल्लिक है और एक हिदायत जारी की गई। ये क्या हिदायत जारी की गई है, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और दूसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया किन हालात के अंदर और स्टेट सीक्रेट लीक हो सकते हैं, ऐसे खदशे का इजहार किया गया। इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और आखिर में मरीम नवाज की कॉर्नर मीटिंग का हाल अहवाल भी अपने प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले राय साहब, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से एक हिदायत जारी की गई ISI को और फौज के तमाम अफसरान को कि उन्होंने किसी से नहीं मिलना, सियासी जमातों से राबते नहीं करने, खामोश रहना है। और उन्होंने उसकी एक बाकायदा जो टाइमलाइन भी रखी, जिस खबर का हवाला हम दे रहे हैं उसमें इमरान खान के उस बयान का भी जिक्र किया गया जो उन्होंने टीवी इंटरव्यू में दिया कि जब वो लोगों के इंटरव्यूज कर रहे थे ज़िमनी इंतखाबात में, तो उस वक्त कहा गया कि हमें अननोन नंबर से बात की जाती है और कहा गया, पैगाम दिया गया कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ना। फिर श्री मजारी, फिर यास्मीन राशिद का भी एक बयान साहिब ने आया और उन्होंने स्टेशन कमांडर का जिक्र किया। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी एक बयान जारी किया। तो इसको बुनियाद बनाया गया, यानी तमाम लोग इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर कर रहे हैं। और इस हवाले से ये भी कहा गया है कि अगर तहरीक इंसाफ के पास किसी किस्म के सबूत मौजूद हैं तो वो रिकॉर्ड पर लेकर आए और इसके हवाले से बाकायदा कार्रवाई भी की जाएगी। राय साहब, अब कुछ सवालात हैं। यह हिदायतनामा जारी किया गया, जिन हालात में जारी किया गया आपके सामने है। ज़िमनी इंतखाब, पंजाब का मार्का, जो भी जीतेगा वो यकीनन उसकी हुकूमत की जिंदगी लंबी हो जाएगी वफाक के अंदर। और अगर नून लीग हार गई तो शायद ये मुश्किल हो जाए वो सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक महदूद रहे। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर दूसरी तरफ KP में उनकी हुकूमत होगी और मार्जिन जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इसको इंपोर्टेड हुकूमत के हैंडलर्स और फिर बाकी लोग जो इनको लेकर आए उनके लिए भी कि इनकी हुकूमत को ज्यादा देर जो है वो वक्त निकाल सके। अब राय साहब, कुछ सवालात हैं इस पूरी सिचुएशन के अंदर। एक तो ये भी बताएं कि ये खबर कहां से आई, किसने दी, इसका स्याको सबाक क्या है, दिफाई सोर्सेस कौन से हैं, किन जराए से ये खबर को शाया किया गया। और फिर जहां तक कप्तान साहब का, हम इमरान खान का जो एक बयानिया है वो दुरुस्त था न्यूट्रल्स के हवाले से, और इंपोर्टेड हुकूमत को किस किस्म की सपोर्ट मिल रही है, जरूरत क्यों महसूस हुई इस हदायतनामे की जारी करने की, ऐसे हालात क्या खराब हो गए कि बाकायदा, आपको याद होगा DGI SPR ने तो पहले भी कहा था कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम दूर हैं। और फिर इस बयानी को नून लीग के लोगों ने भी इस्तेमाल किया, दूसरी तरफ भी खान साहब भी करते हैं कि न्यूट्रल्स से मैं सवाल करता हूं कि न्यूट्रल, अच्छे और बुरे के दरमियान न्यूट्रल कुछ नहीं होता, आपको अच्छाई की तरफ खड़े होना चाहिए। आज सियासी मंजरनामे पर जो सिचुएशन पैदा हो गई है किसी के न्यूट्रल रहने की वजह से, हालात मुश्किल हो गए। लेकिन ये हदायतनामा क्यों जारी करना पड़ा, इसकी बुनियादी वजह क्या बनी है? देखें हाशमी साहब, फौजी क़यादत के पास, या आप कह लें कि ISPR के पास, किसी भी खास मामले पर, किसी भी मखसूस मामले पर, या फौजी क़यादत के मुतल्लिक अगर कोई दावा किया जाए या फौज पर कोई इल्ज़ाम लगाया जाए तो उसकी वजाहत के लिए या ISPR का मौक़िफ़ सामने लाने के लिए 3-4 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें से सबसे बेहतर, सबसे मौसर तरीका तो ये होता है कि DG ISPR एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अगर फौज पर कोई इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जिसके मुतल्लिक फौज ये समझती है कि ये इल्ज़ाम गलत है, या फौज के मुतल्लिक अगर कोई दावा किया जा रहा है और फौज समझती है कि ये एक गलत दावा है, तो DG ISPR उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस मामले को क्लियर कर दें। अब हाशमी साहब, जो सियासी मामलात होते हैं तो अमूमन DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो बराह रास्त ये समझा जाता है कि कोई भी DG ISPR हो, यानी इससे पहले जनरल आसिफ गफूर हो, इसी तरह अब जनरल बाबर इफ्तिखार हैं,
तो एक आप कह लें कि तासुर है कि सियासी मामलात के ऊपर DGISPR को कभी भी बराह रास्त बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि DGISPR की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो वो जाहिर है कि इंडिया में भी मॉनिटर होती है, दुनिया के दीगर मुल्कों में भी मॉनिटर होती है, लेकिन उसके लिए एक तरीकाकार ये भी अपनाया जाता है कि चूंकि सहाफ़ी उस ब्रीफिंग में मौजूद होते हैं, जो भी DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस ब्रीफिंग जो दे रहे होते हैं, तो सहाफ़ी कोई ना कोई ऐसा सवाल जरूर कर देते हैं, यानी जिस वक्त फौज के ऊपर कोई इल्जाम लग रहा हो या फौज के किसी मखसूस ऑफिसर के ऊपर इल्जाम लग रहा हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक तासुर बना हुआ था कि फौजी क़यादत और मियां नवाज शरीफ के दरमियान कोई डील हो रही है, तो DGISPR ने सिक्योरिटी मैटर्स के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन सहाफ़ियों ने उस वक्त सवालात किए कि क्या कोई डील हो रही है, और उस वक्त जनाब बाबर इफ्तिखार ने फिर सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात देते हुए उस वक्त ये कहा कि ये किसी किस्म की डील नहीं हो रही, और अगर किसी के पास शवाहिद हैं तो वो शवाहिद सामने लाने चाहिए। अब हाशमी साहब, ये सबसे बेहतर तरीका होता है कि सहाफ़ियों की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाए, आपने अपना सिक्योरिटी के ऊपर जो मौक़िफ़ देना है वो मौक़िफ़ दें, और जो सियासी सवाल वहां पर हो सकता है उसका जवाब भी दे दें। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि DGISPR ट्वीट कर दें। आजकल वो ट्वीट्स थोड़ी कम करते हैं, और ट्वीट इसलिए सियासी मामलात पर अमूमन नहीं की जाती कि DGISPR का जो ट्विटर हैंडल है वो भी इंडिया में मॉनिटर होता है, दीगर मुल्कों में मॉनिटर होता है, और फिर DGISPR जब ट्वीट करते हैं तो नीचे जो कमेंट्स वगैरह आते हैं तो उससे भी एक नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो जाती है, खास तौर पर जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी है उसके बाद से जी। तो तीसरा और दिलचस्प तरीका जो आपने सवाल पूछा कि ये खबरें कहां से आती हैं, ये फौजी जराए कौन से हैं, ये दिफाई जराए कौन से हैं, तो हाशमी साहब तीसरा तरीका ये होता है कि सहाफ़ियों को, किसी भी सहाफ़ी को फौज जो मुनासिब समझे और किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर खास तौर पर, यानी कोई बड़ा अखबार, बड़ा चैनल हो, तो उसके जो सहाफ़ी होते हैं उनको अमूमन फौज की जानिब से जो अपना मौक़िफ़ है उस पर मबनी खबर दिफाई ज़राए को कोट करके दे दी जाती है कि आप इस खबर को इस तरह से शाया कर दें कि दिफाई ज़राए ने ये बात कही, फौजी ज़राए ने ये बात कही, और उसमें कोई काउंटर क्वेश्चन करने की भी ज्यादा गुंजाइश नहीं होती सहाफ़ी के पास। जब ये दिफाई ज़राए से, फौजी ज़राए से खबरें आती हैं तो फिर फौजी ज़राए को कोट करके एज इट इज़ वो खबर लगा दी जाती है। तो जिस खबर की आप बात कर रहे हैं वो जाहिर है कि फौजी ज़राए से आई। दिफाई ज़राए का मतलब ये नहीं है कि कोई ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा हैं तो ख्वाजा आसिफ ने कोई वो खबर लगवाई होगी। पाकिस्तान में वज़ीर दिफा जो है वो कभी भी दिफाई ज़रिया नहीं होता, वो फौजी ज़रिया नहीं होता, वो एक नाम नेहाज सेरेमोनियल सी पोस्ट होती है। वजारत दिफा का पाकिस्तान के अंदर अमलन कोई किरदार नहीं होता। आप ये समझ लें कि GHQ खुद ही वजारत दिफा होती है। तो अब ये जो खबर छपी है, जो अंसार अब्बासी साहब ने छापी है द न्यूज़ में और जंग में, ये हाशमी साहब इसलिए बहुत अहम है कि तहरीक इंसाफ ने जो इल्ज़ामात लगाए थे वो ऐसा नहीं था कि इमरान खान साहब ने कोई ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग हो, कुछ सहाफ़ियों को बुलाया हो और वहां पे खान साहब ने इस तरह की बात की हो, फिर सहाफ़ियों ने अपनी खबर की सूरत में या तज्ज़िये की सूरत में वो इस खबर को बाहर लेके आए हों। बल्कि ये जो इल्ज़ामात लगाए गए लाहौर में एक हाजिर सर्विस ऑफिसर के मुतल्लिक, ये यास्मीन राशिद साहिबा ने कैमरों के सामने लगाए, कैमरों के सामने इन इल्ज़ामात के मुतल्लिक बात की। वो जो हाजिर सर्विस ऑफिसर हैं उनका नाम भी लिया यास्मीन राशिद ने, और फिर इमरान खान साहब ने भी कैमरों के सामने कहा कि नामालूम ऐसे नंबर्स हैं जहां से हमारे लोगों को कॉल्स आती हैं। ये भी इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा। और चूंकि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं हाशमी साहब, इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, सबसे बड़ी पार्टी है तहरीक इंसाफ, जिसकी अभी भी खैबर पख्तूनख्वा में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है। पंजाब की भी अमलन सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ है। और इस वक्त आप पार्लिमानी स्ट्रेंथ को अगर हटा भी दें तो अवामी स्ट्रेंथ का भी तहरीक इंसाफ की जो पंजाब में है उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो 2 सर्वेज आए हैं उन दोनों सर्वेज के मुताबिक खान साहब के मौक़िफ़ की 67% लोग हमायत करते हैं। यानी फौरी इलेक्शन करवाए जाएं, जो खान साहब का मौक़िफ़ है
वो भी 67% लोग उसकी हमायत करते हैं। और इसी तरह इलेक्शन के हवाले से भी जो सर्वेज आए हैं उसमें भी तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की हमायत होती नजर आ रही है। तो जब इमरान खान साहब जैसा सबसे मकबूल लीडर, जिसकी कौमी असेंबली में भी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, वो अगर इस किस्म की बात कर रहे हैं तो फिर होना यह चाहिए कि डीजी आईएसपीआर ना सिर्फ ये कि कैमरों के सामने आके इसको क्लियर कर दें, ताकि अगर इमरान खान साहब को कहीं से कोई गलत फहमी हो गई है या किसी साजिश के जरिए, अगर फौज समझती है कि किसी साजिश के जरिए इमरान खान साहब को या तहरीक इंसाफ को गुमराह किया गया है, तो उस साजिश को बेनकाब करना भी किसका काम है? जाहिर है कि फौज और उसकी एजेंसियों का काम है। तो डीजी आईएसपीआर को जब ये नामालूम नंबर से आने वाली कॉल्स के मुतल्लिक बात हो रही है तो वो सामने आकर भी इस मामले पर वजाहत दे सकते हैं, यानी कैमरों के सामने। और उसकी वजह यह है हाशमी साहब कि इल्जामात जो लग रहे हैं वो लग रहे हैं कैमरों के सामने। अब ये जो खबर छपी है ये पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ी होगी, कितने लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। इसी तरह अगर ये 1-2 मरतबा फ्लैश हुई है एक टीवी चैनल पर तो वो पता नहीं, हो सकता है 2% लोगों ने देखी हो, 4% लोगों ने देखी हो। लेकिन डीजी आईएसपीआर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या कैमरों के सामने आए तो जाहिर है कि अगले दिन तमाम अखबारात में वो लीड होगी, सुपर लीड होगी, तमाम जो चैनल्स हैं उसको अपनी हेडलाइन का हिस्सा बनाएंगे। तो फिर ज्यादा वजाहत के साथ, ज्यादा क्लैरिटी के साथ आईएसपीआर का या फौज का मौक़िफ़ सामने आएगा। क्योंकि हाशमी साहब ये फौज की रिप्यूट के लिए बड़ा जरूरी है। ये जो 20 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहा है पंजाब में, एक बात तो तय है कि हमजा शहबाज पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं इस इलेक्शन को रिग करने के लिए। इलेक्शन कमीशन भी हमजा शहबाज के साथ मिला हुआ है। आप देख लें कि 100 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, अचानक इनको ख्याल आ गया कि जब ज़िमनी इलेक्शन सर पर है तो हमजा शहबाज ने किस कैपेसिटी में ये ऐलान किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको कुछ दिन दिए थे कि जब तक ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप वज़ीर आला हैं, यानी एक आर्जी वज़ीर आला हैं वो, और उसके बाद फिर वज़ीर आला का इंतखाब दोबारा होना है। तो एक आर्जी सुप्रीम कोर्ट से दी गई भीख में जो उनके पास वजारत आला है उसको भी वो इस्तेमाल करते हुए, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन में धांधली की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में चीफ जस्टिस ने बड़ा मानी खेज अंदाज में हमजा शहबाज से यह सवाल पूछा था कि हमजा साहब आप धांधली तो नहीं करवाएंगे, ये जो आप चीफ मिनिस्टर रहेंगे जब तक ज़िमनी इंतखाब होता है तो आप धांधली तो नहीं करवाएंगे? तो उस पर भी हमजा शहबाज ने वाज़े अंदाज में नहीं कहा कि मैं धांधली नहीं करवाऊंगा, ये कहा कि मैं 22 साल से पॉलिटिकल वर्कर हूं। और फिर जस्टिस एजाजुल एहसन को कहना पड़ा कि आप सीधा सीधा जवाब दें भाई, ये ना हमें बताएं कि आप 22 साल से पॉलिटिकल वर्कर हैं, आपको मैं बताता हूं कि आपने चीफ जस्टिस की बात का क्या जवाब देना है। और आपका जवाब यह होना चाहिए कि नहीं, मैं कभी भी धांधली नहीं करूंगा और इसको इंश्योर करूंगा। फिर आप देख लें कि जिस तरीके से बिजली की लोड शेडिंग पूरे मुल्क में हो रही है, बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन ये जो 20 हल्के हैं जहां ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है वहां इस्तिस्ना दिया गया है। यानी इस्तिस्ना देने से या कुछ लोगों को रिलीफ मिलने से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये असल में एक तरह से सियासी रिश्वत है, एक तरह से सियासी लालच है। फिर वोट्स खरीदने की जो वीडियोज हैं वो सामने आ गई हैं। तो पूरी रियासती मशीनरी इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन को आप ये कह लें कि धुंधलाने के लिए और धांधली के जरिए उनको जीतने के लिए पूरी रियासती मशीनरी जब इस्तेमाल हो रही है तो इस पूरी सूरत हाल में फौज को इस अमल से खुद को अलग कर लेना चाहिए, ताकि अगर ये हमजा शहबाज की जो हुकूमत है जो जाली तरीके से, गैर आईनी तरीके से बनी, जब ये धांधली करे तो सारे सवालात सिर्फ हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमतों पर उठें, हमारे इदारों पर, फौज पर या किसी हाजिर सर्विस फौजी ऑफिसर पर किसी किस्म का कोई सवाल ना उठे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि फौज एक बड़ी वजाहत के साथ अपना मौक़िफ़ सामने लेके आए और बिल्कुल डिस्टेंस अख्तियार कर ले। ये हमजा शहबाज जिस किस्म के वहां पे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, और चूंकि हाशमी साहब इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए फौज की जो खिदमात हैं उसके लिए ख़त भी लिखा है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, और उसका एक नुक्ता तो प्रेस रिलीज के जरिए जारी किया गया था और एक नुक्ता लीक भी किया गया था
जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जनाब बाजवा की बड़ी खुशामद वगैरह भी की गई थी। तो बहरहाल सिक्योरिटी के लिए अब चूंकि फौज भी वहां पे मौजूद होगी, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि फौज अपना दामन बचाए। कोई भी नहीं चाहता कि फौज के ऊपर उंगली उठे, फौज मुतनाज़ा हो, फौज तकसीम हो, फौज कमजोर हो, और इसके लिए सबसे बड़ा कदम, सबसे मौसर कदम फौज खुद उठा सकती है। राय साहब, पिछले 3 दिन से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर ऑडियो वीडियोस की बड़ी अहमियत हो गई है। शायद मिलान करने के लिए खान साहब को ये सब कुछ किया जा रहा है, और एक ऑडियो आती है, फिर दूसरी आ जाती है। अब ये सिलसिला शुरू हो गया। नून लीग ने जिसकी बुनियाद रखी थी कुछ साल पहले, आज ये अपने अरूज पर है। श्री मजारी साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक मुतालबा किया, और जिस ऑडियो का वो जिक्र कर रहे हैं कि एक मुमकिना तौर पर, और हमने इसी प्लेटफॉर्म पे इस खबर को डिस्कस भी किया अपने पिछले प्रोग्राम में, कि शायद खान साहब की और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की एक ऑडियो मौजूद है और वो किसी वक्त भी आ सकती है, जिसमें वो क्या कह रहे हैं, लेट्स प्ले विद इट। और ये एक जुमला बाकायदा यूज भी किया गया खबर के अंदर। अब राय साहब, ये मामला सिर्फ फोन टैपिंग का नहीं है। जब ये मामला, अगर किसी ने प्राइम मिनिस्टर, चूंकि खान साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, और किसी ने अगर ये हरकत की है, किसी की तरफ से ये की गई, तो ये एक तरह से साजिश तो बहुत छोटा लफ्ज होगा, एक तरह से स्पाइंग है कि आप वक्त के वज़ीर आज़म की खुफिया बातें सुन रहे हैं और फिर उसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि ठीक है, जब वक्त आएगा तो हम इसे बतौर एक वेपन यूज करेंगे। इसकी कानून में बाकायदा सजा भी मौजूद है। और अब श्री मजारी ये कहती हैं कि ठीक है, जो उसका क्रक्स है, जो बात कही जा रही है कि उसमें क्या था, ये तो एक अलग बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा इस पर खुद नोटिस लेना चाहिए। राज साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जब साजिशों की बात करते हैं, मुदाखलत की बात करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर हाउस जो सबसे ज्यादा सिक्योर होना चाहिए, वो भी सिक्योर नहीं रहा। और हमारे तो बहुत सारे कौमी राज होंगे जो वहां पर डिस्कस होते हैं, जिनके बारे में बात होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर भी पहुंच गए, वज़ीर आज़म हाउस के अंदर उनके ऑफिस में बैठकर ये रिकॉर्डिंग्स, और आजम खान जिसका जिक्र किया जा रहा है, अगर ऐसी कहीं पे रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो ये तो फिर मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। इसीलिए इंटरवीन करने की बात कही जा रही है श्री मजारी की तरफ से, और मुतालबा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट इसका खुद नोटिस ले। ये आपको क्या लगता है कि हमारे राज महफूज हैं? हम रिलाई कर सकते हैं इस हुकूमत के ऊपर, जो जब ऐसी खबरें लगाई जाती हैं बगैर सोचे समझे? होना तो राय साहब ये चाहिए था कि लोग पूछते हैं कि ये जो रिकॉर्डिंग जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से किस तरह लीक हुई और कौन अनासिर थे। शहबाज स्पीड को बकायदा इसकी खुद ब खुद इंक्वायरी करवानी चाहिए, क्योंकि मामला इमरान खान का नहीं है, मामला यहां पे पाकिस्तान का है। देखें आशफी साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है रेड जोन में, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जिसको प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट भी कहते हैं, इसके बिल्कुल साथ आपके गैर मुल्की सफारत खाने हैं। और एक एडवाइस भी इशू की गई थी कि यहाँ पर कहीं बगिंग डिवाइसेस लगी हैं, और ये इतनी पावरफुल बगिंग डिवाइसेस हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होने वाली गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर सकती हैं, और पाकिस्तान के कौमी राज जो हैं उनको बग किया जा सकता है। यहां तक कि रहमान मलिक मरहूम ने तो ये भी कहा था कि आसिफ अली जरदारी जब सदर थे, तो उस वक्त ऐवान सदर में, और यूसुफ रजा गिलानी जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई बातचीत करते हुए ट्रांसमीटर ऑन कर दिया जाता था कि ताकि ये जो बगिंग डिवाइसेस बिल्कुल जो गैर मुल्की सफारत खाने, जो हॉस्टाइल सफारत खाने हैं, या ऐसे सफारत खाने जो पाकिस्तान के मामलात पर नज़र रखना चाहते हैं, वो बगिंग डिवाइसेस के जरिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में या ऐवान सदर में होने वाली गुफ्तगू को बग ना कर लें। तो ये रहमान मलिक ने भी इंकशाफ किया था, और फिर एक एडवाइस भी जारी की गई थी कि व्हाट्सएप पे बात की जाए, या बल्कि यहां तक भी एडवाइस की गई थी कि जो लैंडलाइन नंबर्स हैं उनके ऊपर भी बड़ी एहतियात की जाए, और मोबाइल फोन पर तो कभी भी कोई ऑफिशियल मैटर डिस्कस ना किया जाए। उसके बाद फौज ने एक एलामिया जारी किया था कुछ अर्सा पहले, और उसमें बताया यह गया था कि दफ्तर खारजा का जो पूरा सिस्टम था उसको इंडियन हैकर्स ने हैक करने की कोशिश की, और फिर फौज के जो एक्सपर्ट्स थे, आईटी एक्सपर्ट्स, उन्होंने दफ्तर खारजा के सिस्टम को बहाल किया, और पाकिस्तान के बहुत से इदारों पर हैकिंग के हमले भी हुए थे।
लेकिन हाशमी साहब, जिस किस्म की अब बात हो रही है, यानी इमरान खान साहब का जो फोन बग हुआ है, जो अब बगिंग की बात हो रही है, यह सफारत खानों के मुतल्लिक नहीं हो रही कि कोई गैर मुल्की सफारत खानों ने कोई बगिंग डिवाइसेस के जरिए इमरान खान साहब की फोन कॉल्स को बग किया। हो सकता है कि उन्होंने भी कोई अपनी बगिंग डिवाइसेस लगाई हों, क्योंकि जाहिर है कि बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी इस वक्त कुछ मुल्कों के पास मौजूद है और उनके सफारत खाने भी इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़ हैं, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चंद किलोमीटर दूर, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से तो चंद किलोमीटर का फासला भी नहीं है। लेकिन यहां पर बात यह हो रही है, जो इमरान खान साहब की अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ जो गुफ्तगू हुई मुबैना तौर पर, जिसको मुख्तलिफ टुकड़े जोड़कर बनाकर अब लीक किया जाने वाला है, वो किसने बक किया, उसमें किसका इंटरेस्ट हो सकता है? यानी अगर तो इमरान खान साहब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से, जिस वक्त इंडिया ने एक मिस एडवेंचर किया था बालाकोट में और पाक फौज ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया था, 2 तैयारे भी मार गिराए थे, तो उस वक्त अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इमरान खान साहब कोई बात कर रहे हो फोन पर, अगर तो वो फोन कॉल बग हो, तो हम ये कह सकते हैं कि हॉस्टाइल कुव्वतों ने उस कॉल को बग किया, या इंडिया ने बगिंग की, या अमेरिका ने बगिंग की कि पाकिस्तान अब आगे क्या प्लान कर रहा है। लेकिन आजम खान और इमरान खान साहब की कॉल में तो अमेरिका का या भारत का इनका तो इंटरेस्ट नहीं हो सकता, या किसी और हॉस्टाइल मुल्क का तो इंटरेस्ट नहीं हो सकता। खास तौर पर जिस ऑडियो टेप की बात की जा रही है, खास तौर पर जिस ऑडियो टेप की बात की जा रही है, जिसको एक सियासी मसला बताया जा रहा है, उसमें तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस किस्म की कॉल्स जो हैं वो किसी हॉस्टाइल एजेंसी की जानिब से बग की जाएं और फिर वो कॉल्स जो हैं वो सामने भी आ जाएं। यानी ये जो कॉल लीक करने की बात की जा रही है, अंसार अब्बासी साहब को ये बात कोई रॉ ने तो नहीं बताई होगी, कोई मोसाद ने तो नहीं बताई होगी, कोई CIA ने तो नहीं बताई होगी। यानी अगर एक लम्हे के लिए तस्वुर करें कि किसी दूसरे मुल्क की एजेंसी ने ये कॉल बग की है, तो क्या अंसार अब्बासी साहब को CIA के किसी सोर्स ने बताया होगा, या रा के या मोसाद के सोर्स ने बताया होगा? जाहिर है कि उनको जो खबर मिली है वो पाकिस्तान में कई जराए से मिली है ना, कहीं और से तो नहीं मिली। तो इसका मतलब यह है कि ये जो बगिंग हुई है ये पाकिस्तान के अंदर से हुई है, पाकिस्तान के अंदर से कुछ लोगों ने ये बगिंग की है। और ये हाशमी साहब इसलिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच भी है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो कोई भी फौजी क़यादत हो, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, इसी तरह DG ISI जनरल नदीम अंजुम, उससे पहले साबिक DG ISI जनरल फैज हमीद, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जिसमें आपके चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी शरीक होते हैं, पूरी आपकी अस्करी क़यादत मौजूद होती है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस महफूज नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की अपनी फोन कॉल्स महफूज नहीं है, तो इस पर सबसे ज्यादा कंसर्न तो ISI को होना चाहिए, सबसे ज्यादा कंसर्न तो मिलिट्री इंटेलिजेंस को होना चाहिए, MI को होना चाहिए, जो पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस है, फौज को होना चाहिए। क्योंकि इससे किसके ऊपर सवालात खड़े होंगे कि प्राइम मिनिस्टर की कॉल्स को एनक्रिप्टेड करना, उनको महफूज बनाना, प्राइम मिनिस्टर हाउस को महफूज बनाना, प्राइम मिनिस्टर के कैंप ऑफिसर्स को महफूज बनाना, ये तो प्राइमरीली किसकी जिम्मेदारी है? जो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो सिविल भी हैं, और इसी तरह मिलिट्री आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी जिम्मेदारी है। तो अगर इमरान खान हो या कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, उसके फोन अगर इस तरीके से बग हुए हैं और कॉल्स रिकॉर्ड की गई हैं, यानी उस ऑडियो में जो कुछ भी होगा उसको जिस तरीके से भी एडिट किया गया वो एक अलग बात है, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर की कॉल्स को बग करना, ऑडियो को रिकॉर्ड कर लेना, ये तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। क्योंकि इंडिया के मुतालिक जो पॉलिसीज हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस से बनती हैं, इसी तरह आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके मुतालिक हाईएस्ट लेवल पर जो आपकी अस्करी क़यादत से डिस्कशन होती है वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होती है। फिर इमरान खान साहब से बनीगाला में भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद जब साबिक DG ISI थे, उनकी मुलाकातें होती रही। तो ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत कंसर्निंग है कि प्राइम मिनिस्टर जो आपके मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है उसकी कॉल्स इस तरह से बग हो रही हैं, जिस तरह से मैं और आप फोन पे बात करें और हमारा कोई फोन कॉल रिकॉर्ड कर ले, या आम लोगों की फोन कॉल रिकॉर्ड कर ले, या जिस तरह से आम तौर पर रिपोर्टर्स जो हैं वो कभी अपने सोर्स से बात करते हैं तो वो कभी कभी इस तरह के अनएथिकल हरकत भी करते हैं कि अपने सोर्स की आवाज को रिकॉर्ड कर लेते हैं कि कल चले मेरे पास कोई सबूत होगा, जो कि अनएथिकल है। लेकिन ये तो हाईएस्ट लेवल का मामला है
तो इस पर भी अब वजाहत कहां से आनी चाहिए? वजाहत आनी चाहिए फौजी क़यादत की जानिब से, ISPR की जानिब से, और इसके साथ साथ फिर फौज को यह भी बताना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर की कम्युनिकेशन, चाहे वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, एवं शहबाज शरीफ भी, कि प्राइम मिनिस्टर की कम्युनिकेशन को महफूज तर करने के लिए फौज और ISI और इसी तरह सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज वो ज़रा के अपना जवाब देंगी। तो फौज किस किस्म के इकदाम कर सकती है या किस किस्म के इकदाम करेगी, इसके ऊपर भी बेहतर यह है कि फौज की जानिब से जवाब आए। राजा साहब, खान साहब के मुकाबले में मरियम नवाज को उतारा गया है नून लीग की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है, उनके खिलाफ और वायलेशंस हैं। शायद तहरीक इंसाफ वालों ने नोट किया या नहीं किया, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम कौम के सामने हकायक जरूर रखें कि किसी किस्म के फंड्स नहीं दिए जाएंगे। आज 100 यूनिट का ऐलान किया गया हमजा शहबाज की तरफ से पूरे सूबे में, और यकीनन ये उस वक्त किया गया है जब अगर कल की जो कॉर्नर मीटिंग थी मरीम नवाज की तरफ से, उसमें इन्होंने बाकायदा जिक्र किया कि कल हमजा शहबाज पंजाब के लिए 70 सालों में जो कुछ नहीं हुआ एक बड़ा रिलीफ देने के लिए जा रहे हैं। पहली तो जो फैसला आया उसकी वायलेशन, और फिर अब मरीम नवाज ने एक और कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए क्या कहा, इसकी मैं डिटेल सामने आपके रखता हूं, और फिर ये जो सवालात बार बार जो इनका सेंटर है तनकीद का और जिस लिहाज से कर रही हैं, इसका भी हम जायजा लेंगे। कहती हैं कि मनिंगाला गैंग ने बेदर्दी के साथ पंजाब के खजाने पर गदर मचाया। आज हमजा शहबाज ने ऐलान किया कि 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों पर बिल नहीं आएगा। 75 साल में क्या कभी ऐसा हुआ कि बिजली इस्तेमाल करें और महीने में के आखिर में आपको बिल भी ना देना पड़े? मेरा बस चले तो सब कुछ आपके सामने लाकर डाल दूं। पिछले 4 सालों में फितना खान के अमीर दोस्तों को नवाजा जाता था, खजाना खाली है। इसके बावजूद शहबाज शरीफ ने यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी दी। हमें आटे आए अभी 2.5 माह भी नहीं हुए। हमारी कोशिश है कि गरीब का चूल्हा जलता रहे, लोगों को ये गद्दार कहते रहे, और आज इनकी अहलिया की भी ऑडियो सामने आई और ये बातें उन्होंने खैर कही हैं। और फिर पाकिस्तान की सियासत का पाला ऐसे शख्स से पड़ गया जो सबसे बड़ा फितना था। अब राय साहब, ये जो बात है ना, जो ये कहती हैं कि नवाज शरीफ पर इल्जामात लगे लेकिन उसका कुछ सबूत नहीं आया, मुझ पर भी इल्जामात लगाए गए, नहीं सबूत नहीं आया। राय साहब, ये है वो राउंड, फाइनल राउंड, जिसका जिक्र हमेशा से हम अपने प्लेटफॉर्म्स पे करते रहे कि एक वक्त आएगा कि अदालतों से केसेस खुद ब खुद ही बाहर आ जाएंगे, कानून खत्म कर दिया जाएगा, और ये आवाम के सामने जाकर ये बयानियां बनाएंगे कि जिस तरह हम पर इल्जाम लगाते रहे, अदालतों में साबित कुछ नहीं हुआ, और फिर एक दोबारा जो कौम के सामने सुरखरू होकर ये इन्होंने अपने आप को पेश कर दिया है। राय साहब, किस तरह देखते हैं इस तकरीर को? अपने आप को अवाम की अदालत में लेकर गए और जिस तरह कह रहे हैं कि हमारे ऊपर इल्जामात साबित नहीं हो सके, ये उस बयानी की एक तरह से हार हुई, इनका ये कहना है। हाशमी साहब, एक तो जो आपने कहा कि मरियम नवाज को इमरान खान साहब के मुकाबले में मैदान में उतारा है, तो हाशमी साहब, मरियम नवाज कौन है? मरियम नवाज का सियासतदान होने का क्राइटेरिया सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना क्राइटेरिया उनका कि वो एक ऐसे शख्स की साहबजादी हैं, एक ऐसे शख्स की बेटी हैं जो कि 3 मरतबा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा। बाकी क्या स्ट्रगल है मरियम नवाज की जमहूरियत के लिए, सियासत के लिए, अपनी पार्टी के लिए, जो वो पार्टी की सरबराह बनकर बैठी हुई हैं, और ख्वाजा आसिफ जैसे सियासतदान, शाहिद खाकान अब्बासी जैसे सियासतदान, ख्वाजा साद रफीक जैसे सियासतदान, वो हाथ बांध कर मरियम नवाज के सामने खड़े होते हैं। और इमरान खान साहब के साथ तो कोई कंपैरिजन किया नहीं जा सकता। मैं तो 1 घंटा अगर प्रोग्राम में मुझे चाहिए कि मैं बताऊं कि खान साहब और मरियम नवाज का जो कंपैरिजन है, इसको करना ही कितना एक गैर मंतकी बात है। क्योंकि देखें, खान साहब जो हैं वो तो एक आलमी लीडर के तौर पर उन्होंने खुद को एस्टेब्लिश किया, और सियासत में आने से पहले भी उनका इतना बड़ा करिश्मा था। पाकिस्तान के लिए शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, फिर नमल यूनिवर्सिटी बनाई, फिर 3 हॉस्पिटल जो हैं शौकत खानम हॉस्पिटल के, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम शुरू हो गया। फिर खान साहब प्राइम मिनिस्टर भी बने। 26 साल की एक स्ट्रगल है, इसको किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब जो वो कह रही हैं कि मेरा बस चले तो मैं सब कुछ अवाम के सामने रख दूं, तो सबसे पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए और करप्शन के जरिए जो आपने मालात बनाया लंदन में, सबसे पहला थोड़ा सा रिलीफ वो दे दें कि उन मालात को बेचें और अवाम को कुछ रिलीफ दे दें। फिर आपके जो जाती उमरा में
महलात हैं, क्या वो किसी भी सूरत पाकिस्तान के अवाम का जो आपने इस वक्त कचूबर निकाला है और जो उनकी हालत ज़ार है, उसके साथ आपका जो एक लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से आप रहती हैं, आपका पूरा खानदान जिस तरीके से रहता है और उसका जो पूरा लाइफस्टाइल है, क्या उसके साथ मैच करता है? आप किसको बेवकूफ बना रही हैं? आपके पास अरबों खरबों रुपए हैं और इन अरबों खरबों रुपए में से अदालतों में साबित हुआ है कि आपने और आपके जो खानदान है उसने किस तरह से करप्शन की है, लूट मार की है और पाकिस्तान के अवाम का पैसा खाकर अपने असासे बनाए हैं। तो अगर आप अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जाती उमरा के महल्लात, फिर जो लंदन के महल्लात हैं, इनमें से कुछ महल्लात को बेच दें। फिर आपने फरमाया था एक प्रोग्राम में, सना बुच्चा साहिबा के प्रोग्राम में, कि मेरी तो लंदन में क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। वो सबको पता लग गया कि अदालत ने जब मियां नवाज शरीफ की जायदाद नीलाम करने की कोशिश की तो आप अदालत में पहुंच गई कि ये नीलामी नहीं हो सकती, इसके अंदर मेरा भी हिस्सा है। तो हाशमी साहब, ये मरियम नवाज जब भी बोलती हैं तो अवाम का रद्द अमल शदीद तर होता चला जाता है। ये जो कहती हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर मियां नवाज शरीफ का दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है, तो अगर उनका दिल खून के आंसू रो रहा है तो फिर हुकूमत नहीं लेनी थी, और अगर दिल खून के आंसू रो रहा है तो फिर ये पेट्रोल की कीमतें आप ना बढ़ाते। खान साहब ने भी तो रोकी हुई थी ना पेट्रोल की कीमतें, खान साहब ने भी तो 4 महीने 3 महीने रोक के रखी, और उससे पहले जब वो बढ़ा भी रहे थे तो 3 रुपए 4 रुपए फी लीटर वो उस वक्त टोटल बढ़ाते थे, और उस पर भी वो कहते थे कि मुझे रात को नींद नहीं आती महंगाई के मुतालिक सोचकर। तो हाशमी साहब, ये आप शहबाज शरीफ को देख लें, मिफ्ता इस्माइल को देख लें, मरियम नवाज को देख लें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग अवाम के साथ, आम लोगों के साथ खुद को रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि इनको इन मुश्किलात का कभी सामना नहीं करना पड़ा। इनको जिस तरीके से ये इन्होंने पाकिस्तान के अंदर से अदालती फैसलों के मुताबिक और तहकीकाती इदारों के मुताबिक लूट खसूट किया है, उसके बाद इनको नहीं पता कि एक आम पाकिस्तानी के घर में जब बिजली का बिल 2.5 महीने के अंदर 3 गुना ज्यादा होकर आ रहा है तो उसके ऊपर उसके बीवी बच्चों पर क्या गुजर रही है। वो 2 वक्त के बजाय 1 वक्त की रोटी खाने पर मजबूर हो गया है। जब पेट्रोल जो है वो आपने 250 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया है, तो इसका मतलब है कि 68% तक, 68% तक चीजें महंगी हो गई हैं। तो आप मुझे बताएं कि मरियम नवाज ने कभी कोई अशियाए जरूरत खरीदी होंगी, या कभी उनको अशियाए जरूरत खरीदने की कोई जरूरत पड़ी होगी, या कभी उन्होंने अपना बिजली का बिल देखा होगा, कभी गैस का बिल देखा होगा। तो इसलिए ये जो वायसराय हैं, ये खरबपति, ये आवाम में से नहीं है। इसीलिए आवाम में अब इनके खिलाफ जो एक गुस्सा था, अब वो इनके खिलाफ नफरत में बदल रहा है, और इससे पहले कि ये गुस्सा इश्ताल में बदलें, हमारे जो इदारे हैं उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए और किसी तरीके से अगले इलेक्शन के लिए राह हमवार करें। बहुत शुक्रिया साहब, वीर जी आज से शो था, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।